वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने प्रिपरेशन करनी है हमारे लेक्चर नंबर 4 की, जो कि CH101 का है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। और हमने जो है लास्ट टाइम कौन सा टॉपिक कवर किया था वो मैं आपको याद करवाती जाऊँ, बूलियन ऑपरेशंस का। और आज हम जो है वो हेक्साडेसिमल नोटेशन पे स्टार्ट लेंगे। उसके बाद है हेक्साडेसिमल नोटेशन को सबसे पहले मैं बता दूं, ये 0 से जो है पहले तो काउंटिंग में ये 0 से 9 तक चलती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जो है ना अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो जाते हैं ABCDE तक एंड F तक। इस तरह जो है 16 जो है इसके बेस होती है, और इसी तरह से 16 इसके नंबर जो है वो कंप्लीट होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि बाइनरी की बेस 2 होती है, इसी तरह डेसिमल की 2 होती है, और इसी तरह हेक्साडेसिमल की जो है वो 16 होती है। और वो 16 इसी तरीके से फिल होती है कि ये 0 से स्टार्ट होती है और F तक जाती है, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कि हेक्साडेसिमल नोटेशन कहते हैं किसको और हम इसको क्यों यूज करते हैं, टू सिंप्लीफाई द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच बिट पैटर्न्स। ठीक है, हम जो है जितना भी बिट पैटर्न होता है हमारे पास, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सिंप्लीफाई किस तरीके से करते हैं वो भी मैं बता देती हूँ। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है, जो हेक्साडेसिमल होते हैं ना, उसकी जो लेंथ होती है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 होती है। मल्टीपल्स ऑफ 4 कैसे, यानी कि ये देखें, अब ये 1 है ना, तो इसका बिट पैटर्न 4 होगा, 1 2 3 4, यानी हर जो नंबर होगा उसका मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ठीक है। उसके बाद है, या फिर आप कह लें कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने ये वाला जो टेबल है ना, ये भी बहुत अच्छे से याद रखना है। इस टेबल को आपने किस तरीके से याद करना है, जहाँ पे सारी जीरोज हैं 0, जहाँ पे 1 है वहां पे 1 ही आएगा, जहाँ पे 2 आएगा वहां पे आपने 10 लिख देना है, जहाँ पे 3 आएगा वहां 11, और जहाँ पे 4 आएगा वहां पे 100, जहाँ पे 5 आएगा 101, यानी 101। पहले 5 तक जब आपको याद हो जाएंगे तो F तक आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। वो कैसे, देखें, आप बस सिंपली याद कर लें 0 1 10 11 100 एंड 101, बस इतना याद कर लें। उसके बाद 5 के बाद जब 6 स्टार्ट होगा ना, तो 6 से 9 तक वही सीरीज चलेगी। कैसे, देखें, 101 तक तो आपने कर लिया, फिर से देखें 110, जैसे यहाँ पे 10 था, या फिर आप कह लें 100 तक सिर्फ याद कर लें, ठीक है, यानी 0 1 10 11 100। फिर इसी तरह ये चले गए, देखें 1 10 11 1000, ठीक है, वो तो साथ चल ही रहा, ठीक है। इसी तरह से ये सारा चलना है 11 तक, फिर 1000 आ जाता है, फिर 1001, फिर 10,010 10,011, सॉरी 1000 दिमाग हो गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद 11 फिर आ जाता है, फिर 100 आ जाता है, फिर 101 आ जाता है, फिर 110 और फिर 111। मैं तो इसको इसी तरीके से याद करती हूँ, मतलब ये वाले डिजिट्स छोड़ देती हूँ, ठीक है, और लास्ट वाले याद करती हूँ। अच्छा, आगे चलते हैं। बस आप जो है ना 4 तक प्रिपेयर कर लें, फिर वही चीज स्टार्ट हो जाती है 1 10 11 1000, फिर 1 10 11, ठीक है, 1100, फिर 1 10 11। तो बस ऐसे आपने याद करना। मेरा मेन मकसद आपको बार बार बताने का ये है कि आपके लिए याद करना इजी हो। जब ये याद हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करने मुश्किल नहीं होंगे आपके लिए। उसके बाद देखें, इसके एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल मैं आपको वैसे भी और भी दे सकती हूँ, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के यही कमेंट्स आते हैं कि आप जो नोट्स के अंदर एग्जाम्पल होती हैं उन्हीं को सॉल्व किया करें, क्योंकि नोट्स में से ही जो है वो क्वेश्चंस आते हैं, यानी एग्जाम मोस्टली जो है ना वो एग्जामिनर एग्जाम्पल्स में से ही देता है। उसके बाद है लेट्स सॉल्व। अच्छा, एग्जाम्पल है ये, उसने क्वेश्चन दे दिया है आपको, इसी तरह का आपको पेपर में भी क्वेश्चन आएगा, शायद वो इससे थोड़ा सा छोटा दे दे आपको, ताकि कम से कम टाइम में आप अपने पेपर के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकें। अब वो कह रहा है हमने क्या करना है, इस जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है, आवर स्ट्रेटजी वुड बी टू डिवाइड इट
इन 4 बिट पैटर्न। मैंने आपको पहले बताया जो हेक्साडेसिमल होता है ना वो 4 बिट पैटर्न होता है। आपने क्या करना है, इसके 4 के पेयर्स बना लेने हैं। ये देखें, ये 4 का पहला पेयर है, आपने यहाँ पे बना लिया। फिर नेक्स्ट 4 डिजिट्स आप लेंगे, उसका पेयर लिख लेंगे, फिर नेक्स्ट 4 डिजिट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसके कितने डिजिट्स बन गए हैं, कितने पेयर बन गए हैं 4 बिट के हिसाब से, 1 2 3 4 5 6 बन गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो टेबल प्रिपेयर किया था उसमें देखना है 1 1 1 0 कहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे देखें 1 1 1 0 यहाँ पे है तो ये किसके इक्वल है, ई के। तो आप ये देख ले यहाँ पे ई लिख दें। फिर आप देखें 1000 कहाँ पे है, 1000 जो है वो 8 पे है तो हमने उसकी जगह 8 लिख दिया। फिर ये इसी तरह देखें 1 0 1 0 1, ठीक है, यानी 101 कहाँ पे है। तो अगर आप देखें तो ये पड़ा 101 0 के साथ 101, तो ये किसके इक्वल है 5 के, ये भी लगा दिया। फिर ये भी वही है 101 तो 5 लगा दिया। 0 0 0 1 ये सबसे पहले पे है, ये देखें 0 0 0 1, तो इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे हमने 7 लगा दिया। तो ये इस तरीके से आपने जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हेक्साडेसिमल नोटेशन फॉर, अब ये उसने उठा के एज इट इज क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लिख दिया और नीचे उसने ये वाले आंसर्स उठा के इकट्ठे कर दिए E85517। ये देखें उसने कहा है इसकी नोटेशन इज E85517, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन आएगा उसके सबसे पहले 4 बिट्स बना लें। बिट्स बनाने के बाद टेबल के अंदर वो किस चीज के इक्वल है उनको उनकी वैल्यूज पुट कर दें और बाद में उनको इकट्ठा करके लिख दें। ऐसे आपका क्वेश्चन जो है वो। मेन मेमोरी क्या होती है, देखें हमारे कंप्यूटर के अंदर एक मेन मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं या डिफरेंट कह लें कि स्टोरेज एरियाज होते हैं जहाँ पे हम अपने डाटा को जो है वो स्टोर करवाते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने मेन मेमोरी को डिस्कशन में लेकर आए हैं। देखिए मेन मेमोरी क्या करती है, स्टोरिंग ऑफ डाटा, ठीक है। अ कंप्यूटर कंटेन्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सर्किट्स, बड़े बड़े सर्किट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, और उन सर्किट्स में एक मेन मेमोरी भी है, ठीक है। उस मेन मेमोरी के अंदर हम अपने डाटा को स्टोर करवाते हैं। अब ये जो लार्ज सर्किट्स होते हैं ना इनको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। अगर आपको कोई एमसीक्यूज आ जाए कि फ्लिप फ्लॉप्स क्या कहलाते हैं, या आपको ये मैसेज ये एक आ जाए कि डैश इज अ कंप्यूटर कंटेन्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सर्किट्स, तो वो फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा। और अब फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, वो कह रहे हैं कि ईच कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अ सिंगल बिट। हर फ्लिप फ्लॉप या हर सर्किट जो होता है ना वो एक सिंगल बिट को स्टोर करता है। इसके अलावा उसने कहा है कि दिस बिट रिजर्वायर इज नाउन एज द मशीन्स मेन मेमोरी। अब यहाँ पे ये जो बिट रिजर्वायर का वर्ड यूज हुआ है ना, ये पता है क्यों यूज हुआ है, ये जो रिजर्वायर होता है ना इसका मतलब होता है, या फिर कह लें कि जो बिट रिजर्वायर होता है ना ये अलो करता है ऑडियो बिट रेट को, ठीक है। हम जितनी भी MP3 में ऑडियो सुनते हैं, हमारी जो एज एन MP3 के लिए इस्तेमाल होती हैं ऑडियो, वो सारा जो है उसको हम बिट रिजर्वायर की मीनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम डायग्राम देखें, डायग्राम में देखें ये तीनों कौन से ऑपरेटर यूज हुए हैं जो हम 3rd लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से थे, एंड था, ठीक है, और था, सॉरी ये ऊपर वाला और है, ये एंड है और ये नॉट ऑपरेटर है। इनपुट लेता है वहां से आउटपुट देता है, ठीक है। फिर दोनों तरफ से आपकी जो इनपुट है वो एंटर होती है, और से भी और नॉट से भी। उसके बाद अगर आप देखिए इस डायग्राम को या इस सर्किट को आपने ना याद कर लेना है, शायद अगर आपको बनाने के लिए आ जाए तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। ये किस चीज का सर्किट है, ये एक टिपिकली फ्लिप फ्लॉप का है, ठीक है। अगर आप कहें ना कि फ्लिप फ्लॉप की डायग्राम बनाएं तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। एक और लें, एक एंड लें और एक नॉट लें, दोनों तरफ से इनपुट दें और एक आउटपुट लें। उसके बाद देखिए मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक तो होती है मैनेजेबल यूनिट्स सेल्स जिसके अंदर 8 बिट्स होती हैं। उसके बाद होता है हाउस होल्ड डिवाइसेज हैव फ्यू हंड्रेड्स ऑफ सेल, कुछ हाउस होल्ड डिवाइसेज होती हैं। उसके बाद होते हैं लार्ज कंप्यूटर्स में हैव बिलियंस ऑफ सेल्स, जितने भी लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। ये उसने बताया है कि मेन मेमोरी जो है ना उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, किस तरीके से वो बनती है और उसके अंदर कितनी बिट्स होती हैं, कितने सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें बाइट्स साइज ऑर्गेनाइजेशन।
बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट होती है ये। आपको पता है एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, ठीक है, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, और ये मैं आपको पीछे सारा बिट और बाइट का सारा बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। उसके बाद है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑन लेफ्ट साइड वाइल लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑन द राइट साइड। अब बाइट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, उसमें जो हायर ऑर्डर होता है उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, और जो सबसे एंड पे होती है उसको हम कहते हैं लोअर ऑर्डर एंड भी कहते हैं, और उसको LSB भी कहते हैं। अब आपने इसके दोनों नाम याद रखने, हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर, या फिर MSB और या फिर LSB। अब मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, ये जो हमने अभी एग्जांपल एक सॉल्व की है, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ ये मेरा क्या है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है या हायर ऑर्डर एंड है, ये मेरा लोअर ऑर्डर एंड है, और मैं इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहूंगी यानी LSB। तो अब आपने ये याद रखना है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आई होप तो आपको समझ आ गई होगी, और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें। अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर रही हूँ, आपको बनी बनाई एक चीज थोड़े से टाइम में प्रिपेयर करने के लिए मिल रही है, तो आपको मुझे भी अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बाइट की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है। उसके बाद हम चलते हैं मेमोरी एड्रेस की तरफ। ठीक है, मेमोरी एड्रेस क्या होता है, to identify individual cells in a computer's main memory, each cell is assigned a unique name या फिर कह लें unique ID, उसको हम बोलते हैं एड्रेस। अब देखिए जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, हर सेल के अंदर एक स्पेशल नेम, हर सेल का एक स्पेशल नेम होता है, या कह लें कि एक यूनिक नेम होता है। हर सेल के अंदर एक सेपरेट एक यूनिक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को हम कहते हैं कि ये फलां मेमोरी का एड्रेस है। ठीक है, ये आपने हो गया क्लियर आपके पास। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, ये है मेमोरी की अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल ये सेल 0 है, ये सेल 1 है, 2, 3, 4, ये सारे सेल्स हैं। अब हर सेल के अंदर डिफरेंट डाटा पड़ा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं ना इसकी अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कि हर सेल का एड्रेस भी डिफरेंट है। इसके अंदर जितनी बिट्स पड़ी हुई हैं या बाइट्स पड़ी हुई हैं, इसका नाम है 0 सेल, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, यानी इनके एड्रेस भी सेम है और इनके अंदर बिट्स भी जो है वो चेंज हैं और उनका एड्रेस भी यूनिक है। उसके बाद हम चलते हैं रैम के ऊपर कि रैम क्या होती है। रैम का जो स्टैंड होता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रैम जो होती है ना, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है कंप्यूटर के लिए जो कि डाटा को हैंडल करता है। टेम्परेरी स्टोरेज ये मतलब कि जब लाइट ऑफ हो जाती है ना, यानी ये वॉलेटाइल होती है, जब लाइट ऑफ हो जाती है तो आपका जो डाटा है ना वो लॉस्ट हो जाता है रैम के। ठीक है, और इसके अलावा ये जो इसको आप इस तरीके से बस इतना इसका प्रिपेयर कर लें। क्या होती है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ये वॉलेटाइल होती है। ठीक है, यानी टेम्परेरी स्टोरेज होती है फॉर कंप्यूटर टू हैंडल डाटा। इसके अलावा अगर देखा जाए, अगर रैम से रिलेटेड अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए ना कि ये कौन सी डिवाइस है, तो आपने कहना है कि ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। ठीक है, ये एक हार्डवेयर कंप्यूटिंग डिवाइस होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप कह लें कि ये एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि एज एन एप्लीकेशन प्रोग्राम वर्क करती है। रैम क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम के तरीके से वर्क करती है जिसके अंदर जो है हम अपने डाटा को आर्जी तौर पर स्टोर करवाते हैं। अब रैम की ना कुछ टाइप्स होती हैं, एक है डी रैम, दूसरी है एस डी रैम। डी रैम जो है वो डायनामिक रैम है, यानी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी तो आपने याद कर लिया RAM से, तो डी से बस याद कर लिया यहाँ पर डायनामिक, तो ये फिर से क्या होगी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करती है, ये स्टोर्स बिट्स एज टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज। टिनी इलेक्ट्रिक चार्ज यानी डी रैम को इलेक्ट्रिकल चार्जेस की ज़रूरत होती है हर थोड़े थोड़े सेकंड्स के बाद, ताकि ये खुद को रिफ्रेश कर सके। ठीक है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है,
ये भी बिट्स को ही स्टोर करती है, ठीक है, टिनी बिट्स को स्टोर करती है, और इसको इलेक्ट्रिकल चार्जेस की ज़रूरत होती है ताकि ये थोड़े से सेकंड्स के बाद या काफ़ी टाइम के बाद खुद को बार बार रिफ्रेश करती रहे। अब ये मोस्टली मैंने ये क्वेश्चन देखा है कि वो पूछ लेते हैं कि कौन सी रैम को जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की ज़रूरत पड़ती है या रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने कहना है डायनामिक रैम को। उसके बाद आ जाती है SD रैम। एस से होता है सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस यानी डी रैम इज यूज्ड इन रेफरेंस टू डी रैम। उसने कहा है कि इसी डी रैम के रेफरेंस से हम इसको सिंक्रोनस डी रैम जो है वो कहते हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली हम इसको एज एन एडिशनल टेक्निक यूज करते हैं। ये क्या करती है, आपके जो टाइम है ना, यानी जो बिट स्टोर करने का टाइम है, उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देती है, ठीक है। जो आपका कंटेंट होता है वो इजीली जो है मेमोरी सेल्स तक पहुंच जाता है, इजीली आपको मिल जाता है। टाइमिंग को थोड़ा सा डिक्रीज करना जो है वो SD रैम के अंदर आ जाता है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है। आई होप तो आपको समझ आ गई होगी। रैम है, रैम की 2 टाइप्स हैं, डी रैम और SD रैम। उसके बाद हम मैग्नेटिक सिस्टम्स को पढ़ते हैं कि इसके अंदर, अच्छा, मैग्नेटिक सिस्टम्स के अंदर हमने पढ़ना है मैच स्टोरेज। मैच स्टोरेज क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो रैम होती है ना वो वोलेटाइल होती है, यानी कि आर्जी तौर पर उसके अंदर डाटा स्टोर होता है, और जिसकी वजह से वो उसके अंदर इतनी स्पेस नहीं होती कि आप अपनी एडिशनल चीज़ों को सेव कर सकें। बस सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हम जो है मैच स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी एडिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकें। अब इस मैच स्टोरेज के लिए हम कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, CD करते हैं, DVD करते हैं, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लैश ड्राइवर, जितनी भी आप अपनी इस तरह की चीजें अपने सिस्टम के साथ अटैच्ड करते हैं ना, पेरिफेरल, एज एन पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइसेस, वो सारी आपकी मैच स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आ जाती हैं। और अगर आपका क्वेश्चन है कि ये किस रीजन की वजह से हम मैच स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हम वोलेटिलिटी की वजह से, बिकॉज लिमिटेड ऑफ साइज होता है कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी का, उसमें वहां पे हम इतनी चीज़ों को स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए हम ये वाली मैच स्टोरेज डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। मैच स्टोरेज डिवाइसेस को आप जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज भी कह सकते हैं। अब अगर आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का पूछ ले या मैच स्टोरेज डिवाइसेस का पूछ ले तो बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद इसकी एडवांटेज अगर आपसे पूछ ले कि मैच स्टोरेज डिवाइसेस की एडवांटेजेस कौन सी है, द एडवांटेजेस ऑफ मैच स्टोरेज सिस्टम्स ओवर मेन मेमोरी इंक्लूड लेस वोलेटिलिटी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटीज होती हैं इसकी, बस वही फिर से रीजन आ गई, ठीक है। ये लो कॉस्ट होती है, लो कॉस्ट इसलिए होती है, ठीक है। एंड इन मैनी केसेस द एबिलिटी टू रिमूव द स्टोरेज मीडियम फ्रॉम इलेक्ट्रिक मशीन फॉर आर्चीवल पर्पज। वो कह रहा है कि इसमें आप चीज़ों को आर्चीव कर सकते हैं, आप चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, आप उनको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपनी हार्ड डिस्क में चीज़ों को स्टोर करके तो उसको निकाल के रख लेते हैं, सॉरी ये जो CDs होती हैं या ये जो फ्लैश ड्राइव्स होती हैं, USBs होती हैं, ठीक है, USB, इनमें चीज़ों को स्टोर कर लेते तो वो एक परमानेंटली स्टोरेज हो जाती है आपके लिए। अब वो कह रहा है कि हाउ इट वर्क्स वन टिपिकली डिवाइस हैज बीन शोन। उन्होंने कहा है कि ये किस किस तरीके से वर्क करती है, तो आप इन चीज़ों को पढ़ लें। थिन स्पिनिंग डिस्क विद मैग्नेटिक कंटेनिंग, अच्छा वो इस डायग्राम को देखकर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है कैसे, थिन स्पिनिंग डिस्क विद मैग्नेटिक कोटिंग टू होल्ड डाटा, ठीक है। ये थिन होती है, उसके बाद इसके अंदर रीड राइट हेड होता है, देखें रीड राइट हेड, जैसे जैसे ये घूमती है तो ये 1 बाय 1 जो है इसका हेड जो इनको रीड राइट करता है। ईच हेड ट्रेवर्सेस अ सर्कल कॉल्ड ट्रैक, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ट्रैक्स होते हैं, ये आप देखें ये ट्रैक्स ही है, ये एक ट्रैक है, जहाँ पे स्पेस आ जाती है ना वहाँ पे ट्रैक खत्म होते हैं। यहाँ पे कितने ट्रैक है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये ट्रैक है जहाँ पे ये तीनों लाइनें छोटी छोटी जहाँ पे स्पेस आ जाती है ना, ये 1 बाय 1 ट्रैक बनते जाते हैं। ये देखिए ये इसने इसको 1 ट्रैक ये शो कराया हुआ, तो बेसिकली उसने सिर्फ डिस्क को इंट्रोड्यूस करवाया है, ठीक है, कि ये किस तरह होती है और ये वर्क किस तरीके से करती है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, तो इसको फिर आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये आपने लाजमी याद करना है। सेक्टर्स हैव इक्वल नंबर ऑफ बिट्स, हर सेक्टर के अंदर इक्वल नंबर ऑफ बिट्स होंगी, और बिट्स कितनी होंगी, 512 बाइट्स होती हैं, जो कि कुछ केबीज के कहलाती हैं, ठीक है। बाइट्स हैं 512, 512 बाइट्स की बात की है उसने, और एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो आपने 512 बिट्स नहीं सिलेक्ट कर लेना, 512 बाइट्स को सिलेक्ट करना है।
उसके बाद हम जोन्ड बिट रिकॉर्डिंग के ऊपर चलते हैं कि ये क्या होती है। मोस्टली ये होता है, मुझे बार बार अपनी वीडियो इसलिए स्टॉप करनी पड़ती है कि जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ ना, या तो कोई सब्जी बेचने वाला आ जाता है, मतलब इस तरह की काफ़ी जो है ना, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं मेरे साथ। चलें, बहरहाल कंटिन्यू करते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें अब मैं आपको बताने लगी हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही शॉर्ट क्वेश्चंस में आती हैं और यही जो है वो MCQs में आती हैं। अब उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि ये जो डिस्क होती है ना, इसके 10 जोन होते हैं। अब आपको ये अगर MCQs आ जाए कि ये जो एक टिपिकल डिस्क होती है वो कितने जोन पे मुश्तमिल होती है, तो आपने कहना है एक डिस्क जो है ना वो 10 जोन के ऊपर होती है मुश्तमिल। उसके बाद है वो कह रहा है कि जिसका जो हर ट्रैक होता है ना, हर ट्रैक उसके ऊपर इक्वल नंबर्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं। तो ये तो आपको पता है इक्वल नंबर्स ऑफ सेक्टर्स ही होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने देखना है सीक टाइम क्या होता है। सीक टाइम वो टाइम होता है जो ऐसा टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। अब यहाँ पर देखें, ये उसने ट्रैक शो करवाए हैं, ये एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, ये तीसरा। अब वो कह रहा है ये जो रीड राइट हेड होता है ना, ये जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक मूव करता है ना, ठीक है, और दूसरे ट्रैक तक मूव करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको हम कहते हैं सीक टाइम। सीक टाइम क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर ट्रैक। उसके बाद है रोटेशन डिले। अब रोटेशन डिले के अंदर क्या होता है? डिले का मतलब होता है वेट करवाना, ठीक है, यहाँ से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ डिजायर्ड डाटा रोटेट अराउंड टू रीड राइट हेड वंस द हेड हैज बीन पोजीशनड ओवर ऑल द डिजायर्ड ट्रैक। उसने कहा है कि जब वो पोजीशन हो जाता है आपका ट्रैक, ठीक है, और फिर वो थोड़ा सा डिले करवाता है, या जितना एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम उसको लगता है, ठीक है, रोटेट करवाने में रीड राइट हेड से, मतलब ये घूमती है ना, तो जितना टाइम उसको लगता है वो उसका रोटेशन डिले कहलाता है। ये चारों डेफिनेशंस आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम वो होता है द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले। इस सीक टाइम को जमा कर लें इस रोटेशन डिले के टाइम के अंदर, तो दोनों की जो है वो दोनों को जब जमा करेंगे तो वो आपका होता है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम यानी आप जैसे कि आपको कामयाबी मिल गई। कैसे मिल गई? जब आपने अपना सीक टाइम भी कवर कर लिया, जब आपने अपना रोटेशन डिले भी कवर कर लिया, उन दोनों को जमा किया तो आपके पास एक्सेस टाइम आ गया। उसके बाद आता है ट्रांसफर रेट। ट्रांसफर रेट क्या होता है? द रेट एट विच डाटा कैन बी ट्रांसफर टू और फ्रॉम द डिस्क। जब आप अपने डाटा को ट्रांसफर कर लेते हैं डिस्क से, तो आप कहते हैं कि आपका जो ट्रांसफर रेट है। फिर से बता दूं, आपने ये चारों डेफिनेशन याद करनी है: सीक टाइम, रोटेशन डिले, एक्सेस टाइम और ट्रांसफर रेट। अभी अगर आपको छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन भी वो दे देना, कि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपको ये आ जाए, ये देखें, उसने कहा मैग्नेटिक सिस्टम्स के अंदर वो मैथ स्टोरेज की बात कर। अब मैथ स्टोरेज के अंदर वो डिस्क की बात कर रहा है, और डिस्क के अंदर वो किसकी बात कर रहा है कि डिस्क का सीक टाइम क्या होता है, रोटेशन डिले क्या होता है, उसका एक्सेस टाइम क्या होता है, और उसका ट्रांसफर रेट क्या होता है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं जहाँ पे नहीं समझ आएगी। अब तक मैंने कभी किसी को जो है डिसअपॉइंटेड नहीं किया। मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, और कभी मुझे टाइम ना मिले तो मैं उनको रिप्लाई ना करूँ तो कम से कम हार्ट ज़रूर सेंड करती हूँ। अच्छा, उसके बाद है ऑप्टिकल सिस्टम्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल सिस्टम्स में आपको बताती हूँ। देखें, ऑप्टिकल सिस्टम की मैं ये दोनों लाइनें पढ़ने की बजाय अगर आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ ना, हमारे ये जो हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइट सोर्सेज होती हैं हमारे पास, ठीक है, डिटेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे पास, डिफरेंट स्क्रीन्स होती हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर्स होते हैं, स्क्रीन्स, ये सारे क्या हैं? फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट फिल्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं हम बाज़-औक़ात। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे ऑप्टिकल सिस्टम्स होते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपको कि ऑप्टिकल सिस्टम बेसिकली होते क्या हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे ये दोनों लाइनें रीड करें, अनदर क्लास ऑफ मैस स्टोरेज, जिस तरह से आप मैस स्टोरेज के लिए कुछ चीज़ें डाटा को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह ऑप्टिकल सिस्टम्स होते हैं। अब इसमें आ जाती है कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क DVD,
और ब्लू रे डिस्क डीबी। ये मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स हैं ऑप्टिकल सिस्टम्स की। अगर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए शॉर्ट कि ऑप्टिकल सिस्टम्स की 2 से 3 जो है वो डिवाइसेस के नाम लिखें, तो आप सीडी, डीवीडी और डीबी के नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लेंजेस भी लिख सकते हैं, मिरर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखना नहीं है। आपने सिर्फ वही लिखना है जो आपके नोट्स के अंदर है। वो मैंने जस्ट आपको जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया। उसके बाद देखें, अब आपने यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है। यहाँ पे 3 जो है आपको स्टैंड याद करने के लिए मिल रहे हैं जो आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। एक तो मिल रहा है सीडी का, जिसको हम कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। दूसरा मिल रहा है आपको डीवीडी का, जो कि होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ये भी स्टैंड आप याद करें। उसके बाद है डीबी का, डीबी होता है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, ये तीनों स्टैंड आपने याद करने हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। आगे उसने जो है वो कॉम्पैक्ट डिस्क की जो है ना कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं कि ये एक स्टोरेज डिवाइस है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये ट्रैक्स के ऊपर किस तरीके से वर्क करती है। अभी आपको एमसीक्यूज में आएगा, या वो एक लॉन्ग क्वेश्चन दे देगा कि 5 नंबर का कि आप जो है ना कॉम्पैक्ट डिस्क की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान कर दें, तो आपने मिनिमम जो है ना 5 कैरेक्टरिस्टिक्स फिंगर टिप्स पे तैयार कर लेनी है। आप याद करें कि इसका जो डायमीटर होता है ना वो 12 सेंटीमीटर का होता है। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये सीडी है। अब यहाँ पे वो कहें कि इसका ये जो डायमीटर है ना ये क्या है, 12 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद है कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स। रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स के ऊपर ये कंसिस्ट करती है। उसके बाद आप ये वाला याद कर लें कि इसकी सेक्टर्स की जो कैपेसिटी होती है ना वो 2 KB ऑफ डाटा होती है। और अगर ऑडियो म्यूजिक की बात की जाए तो ये 1/75 ऑफ सेकेंड ऑडियो म्यूजिक होता है इसके अंदर। ये भी आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क की कैपेसिटी होती है सेक्टर्स की वो कितनी होती है, 2 KB ऑफ डाटा। और अगर ऑडियो सेकेंड्स की बात की जाए तो वो 1/75 होती है। ये आपने एज एन एमसीक्यूज भी याद कर लेना है और एज एन कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद कर लेना है। उसके बाद आप ये वाला याद कर लें, डाटा रिट्रीवल यानी बैकअप ऑफ डाटा इज फास्टर इन ए मैग्नेटिक सिस्टम्स देन ऑप्टिकल सिस्टम्स। वो कह रहा है कि जो मैग्नेटिक सिस्टम, ये कॉम्पैक्ट डिस्क हम एक ऑप्टिकल सिस्टम्स पढ़ रहे हैं यानी सीडी, तो वो कह रहा है सीडी के अंदर जब आप रिट्रीवल ऑफ डाटा करते हैं ना तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सॉरी फास्टर होता है, क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज होती है। यहाँ से हम इजीली चीज़ों को रिसीव कर लेते हैं या बैकअप ले लेते हैं उसका। लेकिन जो मैग्नेटिक सिस्टम होते हैं ना, मैग्नेटिक सिस्टम्स में हमने वो क्या पढ़ा है पीछे, उनमें ओहो मैं इसको रिवर्स कर गई। वो कह रहा है रिट्रीवल ऑफ डाटा जो होता है ना मैग्नेटिक सिस्टम में फास्टर होता है, जबकि ऑप्टिकल सिस्टम्स में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, यानी मिलता दोनों में ही है बैकअप, लेकिन मैग्नेटिक सिस्टम्स के अंदर आपको रिट्रीवल ऑफ डाटा थोड़ा इजीली और फास्टर मिल जाता है। अगली क्वालिटी आप इसकी या कैरेक्टरिस्टिक ये याद कर लें, लॉन्ग कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ डाटा होता है। लॉन्ग कॉन्टिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ डाटा, देखिए मुझे फिंगर टिप्स पे याद हो गया कैसे। 12 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है, ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल पे मुश्तमिल होती है। इसकी जो कैपेसिटी होती है सेक्टर की वो 2 KB ऑफ डाटा होती है। और अगर सेकंड ऑडियो की बात कर ली जाए तो 1/75 होता है। आप वीडियो को स्टॉप करके ना थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करें अपने माइंड में, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। उसके बाद हम चलते हैं, सिर्फ हमने ये 2 चीजें और पढ़नी है और हमारा लेक्चर स्टॉप कर देंगे हम, क्योंकि ये 17 वाला टॉपिक जो है ना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इन नोट्स के अंदर ना उन्होंने लेक्चर्स को डिवाइड नहीं किया हो, यानी ये नहीं बताया कि ये लेक्चर नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो हमने खुद ही अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा कर रही हूँ कि जितना आप इजीली डेली का प्रिपेयर कर लें उसको अपलोड कर रही हूँ। तो डेली की अगर आप ये 20 से 30 मिनट की भी वीडियो डेली की आप देखें तो एग्जाम्स में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डीवीडी क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया इसकी कैपेसिटी क्या होती है, 600 से 700 MB की इसकी कैपेसिटी होती है। और डीवीडी जो होती है ना उसकी जो ये देखें यहाँ पे वो कह रहा है इसकी कैपेसिटी MBs में होती है यानी मेगाबाइट्स में होती है, जबकि जो डीवीडी होती है ना उसकी कैपेसिटी होती है गीगाबाइट्स में। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर्स होती हैं इसके अंदर। लेयर्स की बात कर रहा है कैसे, इस तरह 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, मल्टीपल सेमी ट्रांसपेरेंट इसके अंदर लेयर्स होती हैं। उसके बाद है उसने कहा कि इसकी भी जो शेप होती है ना वो सीडी की तरह की होती है, डीवीडी की भी शेप सीडी की तरह की होती है। उसके बाद आप आ जाए ब्लू रे डिस्क के ऊपर। अब ये क्या करती है, उसने कहा है ब्लू जो होती है ना ये वायलेट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट होती है इंस्टेड ऑफ रेड, यानी उसने कहा है कि इसकी जो लाइट होती है ना वो रेड नहीं होती बल्कि इसका कलर कौन सा होता है, वायलेट कलर।
वायलेट कलर का गर्ल्स को ज़्यादा पता होगा कौन सा होता है, आई थिंक ये पर्पल पर्पल सा होता है, डार्क पर्पल कह लें, ठीक है। उसके बाद इस तरह की होती है वो कह रहा है, और इसके बाद इसके अंदर जो है ना वो लेज़र बीम्स होती हैं। लेज़र बीम क्या करती हैं, वो जो है ना इसको प्रिसीजन देती हैं, ठीक है। लेज़र बीम से मतलब दिखना आसान हो जाता है, छोटी छोटी बीम्स होती हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, डीबीज प्रोवाइड 5 टाइम कैपेसिटी देन डीवीडीज, इससे 5 टाइम्स जो है वो कैपेसिटी जो है ना वो ब्लू रे डिस्क जो है प्रोवाइड करता है। फिर से बता दूं, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है, इसके अंदर 600 से 700 MB होती है, जबकि सीडी के अंदर 600 से 700 मेगाबाइट्स होती है, जबकि डीवीडी के अंदर जो है वो गीगाबाइट्स की फॉर्म में होता है। इसके अंदर मल्टीपल सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर्स होती हैं और ये बिल्कुल सीडी की तरह होती है। अब आपको डिफरेंस भी आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीवीडी एंड सीडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीडी डीवीडी एंड डीबी, तीनों का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने प्रिपेयर करनी है। तो आई होप सो आपका लेक्चर आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।